दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, ये हमारी एनसीईआरटी ज्योग्राफी 7th क्लास की सीरीज चली हुई है। ये हमारा चैप्टर नंबर 4 है 7th क्लास की ज्योग्राफी का, एयर यानी कि वायु। इसके बारे में आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे इंपोर्टेंस ऑफ आवर एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है, जो वायुमंडल है, हमारे लिए कैसे इंपोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो सपोर्ट फॉर लाइफ, हमारे जीवन जीने के लिए इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। यानी कि जो रेस्पिरेशन हम करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं इस एटमॉस्फेयर से और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। वहीं जो पेड़ पौधे हैं हमारे, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेते हैं इस एटमॉस्फेयर के अंदर से और बदले में उसको ऑक्सीजन देते हैं। तो इस तरीके से दोनों पेड़ पौधे भी और एनिमल्स भी आपस में जीते हैं। उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, यानी कि जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन की वजह से जितने भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स के अंदर जो अमीनो एसिड्स हैं, यानी कि जो प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो ये नाइट्रोजन से ही बनते हैं सब कुछ। इसीलिए इस नाइट्रोजन का भी हमारे जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है। अब हम देखते हैं प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से, इसके अंदर जो प्रेजेंट ओजोन लेयर है, इसकी वजह से हम क्या है, जो सोलर रेडिएशंस आती हैं, जो सूरज से निकलती हैं, यूवी रेडिएशंस, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, इनसे हमको बचा देती है पूरी तरह से। टेम्परेचर रेगुलेशन का भी ये एटमॉस्फेयर हमारा काम करता है। इस टेम्परेचर रेगुलेशन की वजह से ही इस प्लेनेट के ऊपर जीवन संभव है। अदरवाइज नहीं तो होता क्या, ये जो हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती या फिर बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती। तो इसी को रेगुलेट करने के लिए यहाँ पर बहुत सारी गैसेज ऐसी है जो कि इस टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम करती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। उसके बाद प्रोटेक्शन फ्रॉम स्पेस डेब्रीज, यानी कि बहुत सारे जो मीटियोराइट्स अटैक होते हैं, तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर आके सब कुछ जल जाते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये एटमॉस्फेयर है, हमारी धरती की ये रक्षा करता है मीटियोराइट्स के अटैक से। अब इसके अंदर सबसे पहले हम ग्रीन हाउस इफेक्ट को देखेंगे। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या होता है? होता क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट कुछ ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं। वो गैस क्या करती हैं, सन की जो रेज हैं उसको ट्रैप कर लेती हैं। यानी कि ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेज रहती हैं, वो जो सन से आई डायरेक्ट रेडिएशंस आती हैं कुछ, तो जो हमारी अर्थ को गर्म करती हैं। उसके बाद जो हमारी अर्थ से निकली हुई रेडिएशंस वापस टकरा के वापस जाती हैं, लेकिन जाने से पहले ही हमारा एटमॉस्फेयर इनको ट्रैप कर लेता है, यानी कि वापस से एटमॉस्फेयर पे जाती हैं, उसके बाद फिर से हमारी अर्थ के ऊपर आ जाती है। इसी की वजह से हमारा जो अर्थ का जो एनवायरनमेंट है वो थोड़ा गर्म हो जाता है। इसी गर्माहट को हम बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। अब हम इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं, यानी कि जो कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज हैं वो कौन सी हैं। ये कॉमन ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं, ये हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इनको देखना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि CO2 जो कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 जो छोड़ते हैं, वो ही CO2 है ये, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को गर्म करने में काम आती है। उसके बाद है मीथेन। ज़्यादातर जो हमारी एग्रीकल्चर जो एक्टिविटीज है, वहाँ से मीथेन गैस निकलती है। और जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो पशु है, उनके डाइजेशन से भी ये मीथेन गैस निकलती है। उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड, N2O जो बोलते हैं, ये इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज से ज़्यादातर निकलती है नाइट्रस ऑक्साइड। ये भी क्या हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद है फ्लोराइड गैसेज हैं बहुत सारी, जैसे कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स हो गया, परफ्लोरोकार्बन्स हो गया और हेक्साफ्लोराइड हो गया, SF6 के नाम से जानते हैं। HFCs, PFCs एंड SF6, ये सारी की सारी जो गैसेज हैं, ये हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट में काम आती हैं और हमारे जो एनवायरनमेंट को और जो हमारे प्लेनेट को गर्म रखने में पूरी मदद करती हैं। तो इसलिए इनका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड फ्लोरिनेटेड गैसेज, जिसके अंदर HFCs, PFC एंड SF6। उसके बाद हम देखते हैं कंपोजिशन ऑफ एयर, यानी कि जो हवा है हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर फैला हुआ है, उसके अंदर कौन सी गैसेज प्रेजेंट है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो गैस है वो नाइट्रोजन है, जो कि हमारे प्लांट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काम आती हैं और सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन्स जो बनती हैं वो इन्हीं से बनती है, नाइट्रोजन से। उसके बाद आती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 21% है, जो हमारे सांस लेने के लिए काम आती है। उसके बाद बची हुई जो 1% है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज प्रेजेंट हैं। ये जो कार्बन का जो कंसंट्रेशन है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसके बढ़ने की वजह से क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट ज़्यादा हो रहा है और हमारा जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर, उसको हमेशा बरकरार रखें, जिसकी वजह से क्या है, अर्थ का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा हाई नहीं जाएगा और इस प्लेनेट के ऊपर जीवन हमेशा के लिए बना रहेगा। अब हम देखते हैं लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी कि हमारे जो एटमॉस्फेयर के अंदर
कौन सी लेयर्स प्रेजेंट हैं। तो जो सबसे पहली लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, जो कि 10 किलोमीटर तक फैली हुई है। हमारे ग्राउंड लेवल से लेकर 10 किलोमीटर ऊपर तक जब हम जाएंगे तो ये ट्रोपोस्फियर फैली हुई है। इसमें ज़्यादातर जितनी भी जो वेदर एक्टिविटीज़ हैं हमारी, जैसे कि क्लाउड्स वगैरह हो गया, बारिश होना हो गया, ये सब चीज़ ट्रोपोस्फियर के अंदर ही होती है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, जिसके अंदर हमारा ओजोन लेयर प्रेजेंट है, जो कि हमको हार्मफुल यूवी रेडिएशन से बचाने का काम करती है। और ये फैली हुई है हमारी 10 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर के बीच में। यहाँ पर क्या है, कोई भी वेदर एक्टिविटीज ज़्यादातर नहीं होती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्लीन रहता है। और इसी की वजह से जो एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे बेस्ट लेयर मानी जाती है स्ट्रेटोस्फियर। उसके बाद आती है मीजोस्फियर। मीजोस्फियर फैली हुई है हमारी 50 किलोमीटर से लेके 85 किलोमीटर यानी कि 85 किलोमीटर तक ये फैली हुई है। इसके अंदर ज़्यादातर जितने भी जो मीटेओरॉइड्स आते हैं हमारे स्पेस से, वो सब के सब यहाँ पर बर्न आउट हो जाते हैं। और उसके बाद आता है थर्मोस्फियर। थर्मोस्फियर 85 किलोमीटर से लेके 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है ऊपर, और इसके अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। और इस थर्मोस्फियर को हम आयनोस्फियर के नाम से भी जानते हैं। और थर्मोस्फियर के ऊपर आता है एक्सोस्फियर, जिसके अंदर जो हमारा जो एयर का जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है, यानी कि जो एयर ऊपर रहती है एक्सोस्फियर के अंदर वो बहुत ज्यादा फैली हुई रहती है बहुत। अब इसमें टेम्परेचर की बात करते हैं। इन लेयर्स के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशंस बहुत ज्यादा होते हैं, यानी कि सबसे पहले हम ट्रोपोस्फियर की अगर बात करते हैं तो जैसे जैसे हम इंक्रीज करेंगे हाइट को, तो वहां पर क्या हमारा जो टेम्परेचर है वो गिरता चला जाएगा और ये -60 डिग्री तक चला जाता है। उसके बाद अगर हम ऊपर जाते हैं यानी कि स्ट्रेटोस्फियर के अंदर, तो अगर स्ट्रेटोस्फियर या 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच में हमारा टेम्परेचर अगेन इंक्रीज करता है और यहाँ पर आप देख पाओगे 0 डिग्री तक ये चला जाता है ऑलमोस्ट। उसके बाद ये मीजोस्फियर के अंदर फिर से डाउन करता है, यानी कि डिक्रीज करता है जो अपना टेम्परेचर, और ये 85 किलोमीटर तक जब ये जाता है, जिसको हम थर्मोस्फियर और मीजोस्फियर के बीच वाला जो रीजन है ये वाला, यहाँ पे जाके क्या है कितना हो जाता है, अगेन -90 डिग्री टेम्परेचर तक ये चला जाता है। उसके बाद अगेन ये थर्मोस्फियर के अंदर बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर हो जाता है और थर्मोस्फियर के अंदर ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी अपना टेम्परेचर चला जाता है। ये जो टेम्परेचर वेरिएशंस हैं इन लेयर्स के अंदर, इस पिक्चर के अंदर भी आपको क्लियरली देख पा रहे होंगे। ट्रोपोस्फियर के अंदर जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो 15 डिग्री से लेके -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक चलता है। उसके बाद अपनी ओजोन लेयर आती है और स्ट्रेटोस्फियर के अंदर -60 डिग्री से लेके 0 डिग्री तक चला जाता है अगेन, फिर 0 से -90 चला जाता है मीजोस्फियर में, और थर्मोस्फियर में ये बहुत ज्यादा हाई करता है, यानी कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी टेम्परेचर चला जाता है अपने थर्मोस्फियर के अंदर। अब हम देखते हैं हमारे अर्थ के ऊपर वेदर और क्लाइमेट बनते हैं। वेदर और क्लाइमेट क्या चीज होती है? वेदर वो चीज होती है जो कि हर घंटे या तो डे बाय डे की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस होती हैं उसको हम वेदर बोलते हैं। जबकि क्लाइमेट क्या चीज होती है? ये एवरेज वेदर कंडीशन होती है, यानी कि बहुत लंबे समय का हम एवरेज अगर निकाल लेते हैं, या तो 100 साल का या 50 साल का, इस तरीके से जो एवरेज वेदर होता है उसको हम क्लाइमेट बोलते हैं। ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये डिकेड्स या सेंचुरीज के लिए होता है। और जो वेदर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, यानी कि 1 मिनट के अंदर भी हमारा जो टेम्परेचर वेरिएशंस आ सकते हैं क्लाइमेट के अंदर, या तो घंटों में भी आ सकते हैं या तो कुछ दिनों के लिए भी आ सकते हैं। तो इस तरीके का जो वेदर कंडीशन तो आपने टीवी या तो न्यूज़पेपर के अंदर देखा ही होगा। अपना जो वेदर फोरकास्ट करते हैं तो उसके अंदर भी हमारा पूरा का पूरा डे बाय डे का जो वेदर कंडीशंस बताते हैं। तो इस तरीके से अपना वेदर और क्लाइमेट रहते हैं। अब हम वेदर के बारे में डिटेल जानते हैं कि हमारा जो वेदर है उसके अंदर हम क्या क्या चीजें देखते हैं। ज्यादातर जो फोरकास्ट करने वाले को लोगों को आपने देखा होगा, उसके अंदर आपने देखा होगा सबसे पहले हम देखते हैं कि आज का जो दिन का जो टेम्परेचर कितना है। इस तरीके से आपने सुना होगा जरूर। तो सबसे पहले हम टेम्परेचर की बात अगर करते हैं तो ये टेम्परेचर क्या चीज होती है? तो ये होती है अपना डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, यानी कि हमारे एनवायरनमेंट के अंदर कितनी ठंडक है या तो कितनी गर्मी है, उस चीज को बताने के लिए टेम्परेचर हमारा काउंट किया जाता है। और इसको हमेशा हम डिग्री सेल्सियस में नापते हैं, क्योंकि ये जो डिग्री सेल्सियस हमारा जो इन्वेंटेड किया था एंड्री सेल्सियस नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने, इसी की वजह से इसका नाम पड़ गया सेल्सियस। और इसकी जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस ही है अपना टेम्परेचर की। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा जो पानी है वो जमना शुरू हो जाता है और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमारा पानी क्या है, बॉयल होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा जो टेम्परेचर रहता है, ये जो टेम्परेचर है बहुत ज्यादा डेविएट करता है दिन और रात के समय में भी और सीजन टू सीजन में भी, यानी कि हमारे अर्थ के ऊपर बहुत ज्यादा जो टेम्परेचर वेरिएशंस देखे जाते हैं। जैसा कि आपको पता ही होगा, गर्मियों में हमारा टेम्परेचर थोड़ा बढ़ जाता है और सर्दियों में बहुत ज्यादा कम हो जाता है। उसके बाद जो टेम्परेचर है सिटीज, जो हमारे शहर है उसमें ज्यादा रहता है कंपेयर देन विलेज।
ऐसा क्यों होता है? यानी कि जो सिटी रहती हैं जिसके अंदर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है और ज़्यादा बिल्डिंग्स भी रहती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स प्रेजेंट रहती हैं, उनके अंदर टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। उसका रीज़न ये है क्योंकि वहाँ पर क्या है, कंक्रीट से बने हुए बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स रहती हैं और बहुत ज़्यादा मेटल्स का यूज हुआ होता है, एसफाल्ट जो रोड्स रहती है उनका यूज हुआ होता है। इसकी वजह से वहाँ पे क्या टेम्परेचर क्या ट्रैप हो जाता है और रात के समय में ये जो गर्म बिल्डिंग्स रहती हैं, इन गर्म बिल्डिंग्स की वजह से पूरा जो सिटी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। जबकि गांव के अंदर ऐसा नहीं होता है। गांव के अंदर ज़्यादातर जो बिल्डिंग्स रहती हैं वो क्या है, नेचुरल प्रोडक्ट्स की बनी हुई होती है, जैसे कि आपका झोपड़ी हो गया, जिसकी वजह से गाँव के अंदर, और दूसरी बात ये है कि गाँव के अंदर जो बिल्डिंग्स हैं वो ज़्यादा बड़ी भी नहीं रहती है। इसी की वजह से गांव का जो टेम्परेचर है वो कम रहता है कंपेयर देन सिटीज। अब हम देखते हैं इंसोलेशन क्या चीज़ होती है। इस पिक्चर के अंदर आप देख पा रहे होंगे हमारा जो सन है हमारी पृथ्वी को इस तरीके से रेडिएशन देता है। अब आप देख पा रहे होंगे जो बीच वाला जो पोर्शन है हमारी अर्थ का, वहां पे सबसे ज्यादा रेडिएशन आके पड़ती है कंपेयर देन जो हमारे पोल है। पोल यानी कि जो कॉर्नर्स रहते हैं अपनी अर्थ के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो रहते हैं, वहां पे सबसे कम इंसोलेशन मिलता है। इंसोलेशन का मतलब यही होता है कि हमारा जो सूरज की जो किरणें हैं वो कितनी देर तक इस रीजन में पड़ रही है और कितनी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना ज्यादा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे जो इक्वेटर है जिसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं, इस जगह पर जो इंसोलेशन सबसे ज्यादा रहता है और पोल्स पर सबसे कम रहता है। इसी की वजह से पोल्स का जो टेम्परेचर है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर रहता है, जबकि हमारी भूमध्य रेखा पर कभी भी फ्रीजिंग टेम्परेचर नहीं रहता है क्योंकि यहाँ पर इंसोलेशन हाई रहता है। इसी चीज को हम इंसोलेशन बोलते हैं कि हमारी जो सन्स की जो रेज है किस एरिया पर कितनी देर के लिए पड़ रही है। तो दोस्तों अभी हम देखते हैं एयर प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दबाव। तो दोस्तों आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हवा हमारी बॉडी के ऊपर बहुत हैवी बल लगाती है, लेकिन फिर भी हम इस बल को कभी भी फील नहीं कर पाते हैं। उसका कारण ये है जितना फोर्स ये हवा हमारी बॉडी को चारों तरफ लगाती है उतना ही काउंटर प्रेशर हमारी बॉडी भी इसके अगेंस्ट में लगाती है। ये एक हमारी बॉडी का एडेप्टेशन है जिसकी वजह से हमें इस हाई प्रेशर का कभी पता ही नहीं चल पाता है। जब कोई एस्ट्रोनॉट्स मून पर जाता है तो वहां पर क्या है, मून के ऊपर प्रेशर नहीं है, एयर प्रेशर बिल्कुल भी नहीं है। तो वहां पर जाने के लिए वो सभी लोग क्या यूज करते हैं, कुछ स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स यूज करते हैं जिनके अंदर चारों तरफ से हवा भरी रहती है। अगर ये इस तरीके के स्पेशल सूट नहीं पहनेंगे तो होगा क्या, उनकी बॉडी से प्रेशर एक्सर्ट होगा जो कि धरती पर भी होता है, वो हमको फील नहीं होता, लेकिन वहां पर अगर होगा क्योंकि बाहर से कोई भी प्रेशर नहीं लग रहा है तो होगा क्या, उनकी जो बॉडी है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगी और वो एक्सर्टेड प्रेशर की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं उनकी फट जाएंगी और चारों तरफ से ब्लीडिंग शुरू होना शुरू हो जाएगा। तो इसी की वजह से एस्ट्रोनॉट्स हमेशा कुछ प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स पहन के जाते हैं जो कि हवा से भरे रहते हैं चारों तरफ से, जिससे कि उनका काउंटर बैलेंस बना रहे। अभी हम एयर प्रेशर वेरिएशंस की बात करते हैं। तो जैसे जैसे हम अपनी एटमॉस्फेयर के ऊपर जाएंगे तो होगा क्या, ये प्रेशर रैपिडली डिक्रीज करेगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। और जो सबसे ज्यादा जो एयर प्रेशर देखने के लिए मिलता है वो हमारा जो सी लेवल है वहां पर देखने के लिए मिलता है। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पा रहे होंगे, ये अपना सी लेवल है ट्रोपोस्फियर वाला। यहाँ पे सबसे हाईएस्ट एयर प्रेशर रहता है और सबसे कम रहता है थर्मोस्फियर, यानी कि जो सबसे ऊपर। इस पिक्चर के अंदर भी आप देख पाओगे जहां पर जो हवा के मॉलिक्यूल्स हैं ज्यादा पास पास में रहते हैं वो नीचे रहते हैं, यानी कि समुद्र तल के ऊपर। तो वहां पर सबसे ज्यादा कंडेंस्ड हवा रहती है और सबसे ज्यादा ही प्रेशर भी हाई रहता है। वहीं अगर जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे तो जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से वहां का जो एयर प्रेशर है वो भी धीरे धीरे कम होता चला जाता है। हम देखते हैं हवा है जो हमारी वो सर्कुलेट कैसे करती है। तो होता क्या है दोस्तों, जैसे कि आप इस बीकर के अंदर एक एक्सपेरिमेंट के अंदर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अगर पानी को हम गर्म करते हैं तो होगा क्या, गर्म होने के बाद जो यहाँ पर जो हवा प्रेजेंट रहेगी वो हल्की हो जाती है और ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती है, और जो साइड वाली जो हवा है जो घनी सघन रहती है वो इस स्पेस को घेरने के लिए आ जाती है। तो इसी तरीके से सर्कुलेशन बन जाता है। हमारे एनवायरनमेंट के अंदर भी सेम कंडीशन होती है। जब धरती का टेम्परेचर बढ़ता है तो हवा क्या है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने की वजह से वो हल्की हो जाती है। हल्की होकर वो ऊपर उठती है। ऊपर उठने से क्या होगा, ये जो स्पेस है खाली हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे लो प्रेशर हो जाएगा और जो हाई प्रेशर वाली जो हवा है वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से इस तरीके के सर्कुलेशंस बनते हैं हवा के। इसी को हम बोलते हैं विंड। जो ठंडी हवाएं हैं वो क्या है, हैवी रहती हैं और डेंसर रहती हैं, यानी कि पास पास में रहते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, और वो हमेशा नीचे की तरफ सिंक कर जाती हैं। जब भी नीचे खाली स्पेस जहां पे भी मिलता है तो वहां पर ये ठंडी हवाएं क्या है, नीचे सिंक करती हैं, और जो ठंडी हवाओं को जो प्रेशर रहता है हमेशा हाई प्रेशर रहता है। अभी हम देखते हैं कंसेप्ट ऑफ लो प्रेशर एंड हाई प्रेशर, यानी कि जो अभी मैंने पढ़ाया था उसी के बारे में थोड़ा और डिटेल में जाते हैं।
तो होता क्या है दोस्तों, जब भी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो गर्मी की वजह से हवा ऊपर उठती है, और ऊपर उठने की वजह से वहां पर जो स्पेस बनता है वो खाली स्पेस रह जाता है, जिसकी वजह से वहां पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। जैसा कि आप इस पिक्चर के अंदर देख पा रहे होंगे, ये जनरली गर्मियों में होता है हमारी पृथ्वी के ऊपर। जब ज्यादा गर्मी पड़ती है तो यहाँ पर क्या है, हीट हो जाती है, और ज्यादा हीट की वजह से जो हवा है वो हल्की होकर ऊपर उठती है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाते हैं, और ऊपर ठंडी हवा रहती है और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन्स क्रिएट होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे सर्कुलेशन बनता है, और ये जो कंडीशन है ये बेस्ट कंडीशन है बादलों के बनने के लिए। वहीं सर्दियों में उसका उल्टा होता है। सर्दियों में क्या रहता है, हवा हमारी जो धरती है वो ठंडी हो जाती है। इस ठंडी धरती की वजह से यहाँ पर ठंडी जो हवा है, यानी कि हाई प्रेशर वाली जो हवा है, वो नीचे की तरफ सिंक कर जाती है और नीचे आके बैठ जाती है पूरी तरह से, और जो ऊपर की साइड में गर्म हवाएं रहती है। तो इस तरीके से सर्कुलेशन बन जाता है उल्टा वाला। इस कंडीशन में हमारा जो सूरज है वो बिल्कुल क्लियर दिखता है, आसमान बिल्कुल साफ रहता है। ये हमारी सर्दियों की कंडीशन है। जो हवा है दोस्तों वो हमेशा से हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, इसका हमेशा ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आगे चल के इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ये सी ब्रीजेज हैं, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम। सी ब्रीजेज क्या है, दिन में अलग डायरेक्शन में चलती हैं और रात के समय में उल्टी हो जाती है, यानी कि रात के समय में इस तरीके से चलेंगी लैंड एरिया से सी एरिया की तरफ, जबकि दिन के समय में क्या करती हैं, सी एरिया से लैंड एरिया की तरफ चलती हैं। इसका रीजन क्या है दोस्तों, यहाँ पर मान के चलो गर्मी पड़ती है दिन के समय में, धूप का जो सूरज की जो किरणें हैं वो हमारी धरती को गर्म कर देती हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर लो प्रेशर जोन क्रिएट हो जाते हैं। और जो समुद्र का जो टेम्परेचर है इसके ऊपर कुछ खास वेरिएशन नहीं होता। समुद्र में पानी भरा हुआ है और पानी के ऊपर ज़्यादा सूरज की जो किरणों से कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर, इसका जो प्रेशर है वो सेम सा ही रहता है। तो होता क्या है, मान के चलो इसका 10 प्रेशर था और यहाँ पर क्या है ये डाउन हो जाता है 10 से, ये मान के चलो 8 प्रेशर यहाँ पे हो जाता है। तो होगा क्या, हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती हैं। तो यहाँ पे अगर 10 रहता है तो यहाँ पर अगर 8 रहेगा, तो इस तरीके से हवाएं हैं जो इस तरीके से चल जाएंगी। और ये आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब धरती गर्म होती है तो हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं, तो ये ऊपर उठ के फिर इस तरीके से सर्कुलेशन बना लेती हैं। वहीं अगर रात के समय में क्या होता है दोस्तों, जमीन है जो हमारी जो पृथ्वी है, जो लैंड एरिया है, ये बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है। रात के समय में सूरज की किरणें तो बंद हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। ठंडा होने की वजह से यहाँ का जो प्रेशर है वो क्या बढ़ जाता है। मान के चलो जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, समुद्र का तो प्रेशर सेम ही रहने वाला है, 10 ही था यहाँ पे, तो यहाँ का प्रेशर हो जाता है 12। तो अगर यहाँ पे हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो हवाएं रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि लैंड एरिया से समुद्र की तरफ चलने शुरू हो जाती हैं, और इसी तरीके से ये पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करती हैं। इनको हम बोलते हैं दोस्तों सी ब्रीजेज। तो दोस्तों अगला टॉपिक विंड का है, इसको हम सेकंड पार्ट में कवर करेंगे। इसके सेकंड पार्ट के अंदर हम पढ़ेंगे विंड, टाइप्स ऑफ विंड देखेंगे, जैसे कि परमानेंट विंड हो गया, सीजनल विंड हो गया, लोकल विंड्स हो गया। इनके सर्कुलेशंस को देखेंगे, हमारी पृथ्वी के ऊपर किस तरीके से सर्कुलेट करती है विंड। फिर उसके बाद मॉइस्चर को देखेंगे, और जो प्रिसिपिटेशन है, जैसे कि जो बरसातें होती हैं हमारी धरती के ऊपर, वो किस तरीके से होती है, बरसात के जो टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे डिटेल में। तो आज का टॉपिक दोस्तों यहीं पर ही फिनिश होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।